हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 11 चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का नेक्स्ट टॉपिक सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है इस टॉपिक में, ये समझते हैं। सेकंड लॉ जो होता है न्यूटन का, वो रियल लॉ होता है मोशन के लिए। इसका मतलब है सेकंड लॉ जो होता है वो फर्स्ट लॉ को भी कंटेन करता है और थर्ड लॉ को भी कंटेन करता है। मीन्स सेकंड लॉ का यूज करके हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को भी प्रूव कर सकते हैं और न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करके हम न्यूटन के थर्ड लॉ को भी प्रूव कर सकते हैं। इसीलिए न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसको रियल लॉ कहा जाता है। तो कैसे प्रूव करते हैं वो समझते हैं। द फर्स्ट लॉ is contained in the second law and the third law is also contained in the second law। तो सबसे पहले समझते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ का यूज करके न्यूटन के फर्स्ट लॉ को कैसे प्रूव किया जा सकता है। फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था F इज इक्वल टू ma by the Newton's second law। F is equal to ma। और अगर किसी भी बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा तो क्या हो सकता है। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इसका F जो है वो 0 हो जाएगा। और इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 F0, तो यहाँ से ma इक्वल टू 0 हो जाएगा और मास उधर जाएगा तो एसिलरेशन 0। और एसिलरेशन 0 इसका मतलब बॉडी जो है वो रेस्ट में है। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो होता है वो स्टेट करता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। और यहाँ पर यही प्रूफ होता है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो बॉडी एसिलरेट नहीं होगी, मतलब वो मूव नहीं करेगी, रेस्ट में ही रहेगी। अब समझते हैं थर्ड लॉ सेकंड लॉ से कैसे प्रूफ होता है। न्यूटन का थर्ड लॉ होता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब किसी भी बॉडी में अगर हम कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी उतना ही इक्वल अमाउंट का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी बॉडी पर अप्लाई करेगी। अब इसको कैसे न्यूटन के सेकंड लॉ से प्रूव करेंगे वो समझते हैं। यहाँ पर कुछ कंसीडर कर लिया जाता है कि दो बॉडी हैं ए और बी, और दोनों बॉडी पर एक दूसरे के द्वारा जो फोर्स लगाए जा रहे हैं वो दो फोर्स हो जाएंगे। एक होगा एफ ए बी और एक हो जाएगा एफ बी ए। यहाँ पर ए बॉडी बी बॉडी पर फोर्स लगा रहा है और यहाँ पर बी बॉडी ए बॉडी पर फोर्स लगा रहा है, तो उसको एफ ए बी या और एफ बी ए लिख सकते हैं। और न्यूटन के सेकंड लॉ से अभी या पिछले वीडियो में पढ़ा था
जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। तो F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, और यहाँ पर A बॉडी का फोर्स है तो डी पी ए मोमेंटम हो जाएगा। और यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं सेकंड के लिए सिमिलरली एफ बी ए इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, और यहाँ पर B बॉडी के लिए दोनों को ऐड कर लेंगे। एफ ए बी प्लस एफ बी ए हो जाएगा डी पी ए अपॉन डी टी प्लस डी पी बी अपॉन डी टी। यहाँ से d अपॉन डी टी कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा पी ए प्लस पी बी। इसमें भी कंडीशन लगा दी जाती है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी में एक्ट नहीं हो रहा है तब क्या होगा। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स on the body, then इसको इक्वेशन 1 डाल देंगे। और जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो d अपॉन डी टी ब्रैकेट में पी ए प्लस पी बी हो जाएगा 0 के इक्वल। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के इक्वल होता है, और जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा 0। इसको डाल देंगे इक्वेशन 2। इन्हीं दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। एफ ए बी प्लस एफ बी ए हो जाएगा 0 के इक्वल। तो यहां से लिख सकते हैं एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए, दैट इज एक्शन इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन। यही होता है न्यूटन का थर्ड लॉ। तो न्यूटन के सेकंड लॉ से न्यूटन का फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ प्रूव किया जा सकता है, इसीलिए न्यूटन के सेकंड लॉ को रियल लॉ कहा जाता है। ओके, थैंक यू।